हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 11वीं क्लास है और आपका हम लोग 11वीं क्लास में देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं आपका निर्धनता, जो हमारा चैप्टर है नंबर 4, उसको हम लोग देख रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर अंतिम रूप में जो है हो जाए। तो क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कल तक जो हम लोगों ने बात करी थी, हमने आखिर ये देख रहे थे कि निर्धन क्यों ता होती है, मतलब जो आपकी गरीबी है वह क्यों होती है। आखिर में कोई निर्धन है तो वो क्यों निर्धन है, आखिर गरीब है तो क्यों गरीब बाबा गरीब है। इसके विषय में हमने देखा कि इसके विषय में कुछ ऐसे कारक हैं जो इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है कि आपका गरीबी जो है बरकरार बनी हुई है। सबसे पहला कारक हमने इसमें देखा था और उस कारक में मिला था हमको निम्न पूंजी निर्माण। कैसा है? निम्न पूंजी निर्माण, यानी कि आप देखते हैं कि जिस तरह से आपके पास कुछ पूंजी आती है उसमें आपकी पर कैपिटल जो इनकम है या आपका जो आपका वर्किंग है, तो वर्किंग से जो हमको चीजें मिलती हैं बहुत कम है। वो आप चाहे उसमें अपना वेतन देख लीजिए, चाहे आप उसको रोजगार में ऐड कर लीजिए। ऐसे ही है आपका आधारिक संरचना, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का आपके पास अभाव है। क्लियर है? अब देखिए, ना तो हॉस्पिटल अच्छे हैं, ना स्कूल है, क्लियर है, ना कॉलेजेस हैं, ना रोड है, ना आपकी फैक्ट्रियां हैं, इस प्रकार की चीजें। और मांग का मतलब होता है डिमांड, कि अगर डिमांड होगी किसी चीज की तो बच्चों फिर उसका क्या होगा, आपका प्रोडक्शन भी होगा। प्रोडक्शन होगा तो आपका यूनिट लगेगी, यानी कि उद्योग लगेगा। उद्योग लगेगा तो आपको लोगों की जरूरत होगी, और लोगों की जरूरत होगी तो मतलब रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो मतलब पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो आपका पूंजी का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना। फिर है जनसंख्या का दबाव। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या एक और आती है, वो है जनसंख्या का दबाव। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और सब लोगों को रोजगार देना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, और सब लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंच जाएं ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या अधिक होने की वजह से, जनसंख्या का दबाव अधिक होने की वजह से हमको ये सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या है? आपका देखिए सामाजिक कल्याण व्यवस्था, जो आपका सोशल वेलफेयर के लिए जो आपकी चीजें की जाती हैं उनका अभाव हमारे पास रहता है। क्लियर है? तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका गरीबी को निरंतर आपका बनाए हुए हैं। और ये कोई कहानी आज की नहीं है, कहीं ना कहीं हमने देखा है। जो पहला हमारा आपका चैप्टर था हमारी बुक में, हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे भारत में से आपका सूती कपड़ जो वस्त्र थे, या जो आपके रेशमी वस्त्र थे, या मूर्ति वगैरह जो आपके शिल्प कला थी, वो विदेश में जाती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन आने के बाद से ही भारत मात्र एक आपका कच्चे माल के निर्यातक के रूप में रह गया। और फिर देखा कि उस समय आपका 70% लोग कहाँ डिपेंडेबल थे, तो एग्रीकल्चर पर। क्लियर है? और फिर उसके बाद हमने देखा, ये इमेज को हम लोग आपका देख रहे थे, स्वरोजगार की गुणवत्ता में निम्न स्तर निर्धन तक आपकी पोषक। देखिए आज भी हमारी सरकार क्या कर रही है, स्वरोजगार बढ़ाने का बड़ा फोकस कर रही है। आपको स्टार्टअप लाइए, आपके पास कोई विचार है, आपके पास कोई प्लान है, आप सरकार के पास लेके जाइए, आप सरकार को अपना प्लान समझाइए, सरकार आपको ऋण देगी, आप उसमें अपना काम शुरू करिए, स्टार्टअप, आप कुछ कमाइए और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आप सरकार से जो आपने ब्याज लिया उसको दीजिए। सरकार स्वरोजगार की तरफ बहुत ध्यान देने पर तुली पड़ी है कि जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें आपका कुटीर उद्योग जैसे चीजों को आपका वापस डेवलप किया जाए, या फिर जो भी आपका ट्रेडिशनल लेवल पर जो काम करते हैं उनको डेवलप किया जाए। तो ऐसे ही स्वरोजगार की एक स्थिति है कि महिला बैठी हुई कुछ आपका बेचना चाह रही है, लेकिन ये क्या है, स्वरोजगार की गुणवत्ता का निम्न स्तर निर्धनता का पोषक है। इस इमेज को आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? फिर हमने देखा कि कैसे अकाल पड़े हैं, क्या स्थिति रही थी भू राजस्व आपकी व्यवस्था से, इसके विषय में हम लोग कल आपका पढ़ चुके थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने इसमें पढ़ा है, इसमें कोई आपका डाउट, कोई आपका कंफ्यूजन है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नए पहलू के साथ। देख लीजिए एक बार, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके। जैसे हमारा जो मेन शुरू होगा, आज हम लोग यहां से अपना को देखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए,
भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे उनका मूल उद्देश्य क्या था, तो देखिए उनका सबसे बड़ा मूल उद्देश्य था कि भारत में निर्यात बाजार मिले। क्या मिले? भारत से आपका निर्यात बाजार मिले। और निर्यात बाजार मिले तो दूसरा कारण क्या होगा कि उन्हें केवल अपने लाभ से मतलब था, अपने प्रॉफिट से मतलब था। यानी कि जब अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे, उन्हें केवल अगर किसी चीज से मतलब था तो केवल अपने लाभ से मतलब था। उन्हें भारतीय जनता से, भारतीय कृषि से, भारतीय उद्योग से, यहाँ की व्यवस्थाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। केवल उन्हें एक निर्यात परक बाजार मिल जाए और जितना हो सके वो अपना प्रॉफिट कमा सके। ये उनकी ऐसी मानसिक सोच के साथ वो लोग भारत में काम कर रहे थे। भारत अंग्रेजों के ऋणों को भुगतान करता रहे तथा अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करते रहे। और कह रहे जो अंग्रेजी आपका साम्राज्य था, जो आपका ब्रिटिश उपनिवेश था, उसमें आपका सेना के रूप में कौन काम कर रहे थे? मानव शक्ति, यानी कि जो आप मानव लेबर, हम तुम क्या थे, उनकी आपके सर्विस कर रहे थे और बहुत कम रूप में हम उनको आपका प्रोवाइड कराते थे। ब्रिटिश राज ने करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया गया। उद्योग को सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथ में बेचना पड़ा। हमारे खाद्यान्नों पर भी आपका निर्यात कर दिया गया। कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने क्या कर दिया, भारत के जो आपके लोग थे, करोड़ों लोगों को आपका निर्धन बना दिया। कैसे निर्धन बनाया? जो यहाँ के प्राकृतिक आपके संसाधन थे उन्होंने उनको लूट लिया। अब आपने देखा होगा, जो आपका कर्नाटक में जो वेल्लोर की खान है, वहां से उन्होंने बहुत सारा गोल्ड निकाला। आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के बहुत जगह पार्ट से उन्होंने क्या निकाला? आपका कोयला निकाला, तांबा, मैग्नीज, कॉपर, इन सबको निकाल कर वो बाहर ले जा रहे थे। अब देखिए, जब प्राकृतिक संसाधन आपका लूटेगा तो हम डेवलपमेंट कहां से करेंगे? और कह रहे जो आपके हमारे सस्ते उद्योग थे जो उत्पादन कर रहे थे, हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश द्वारा जो बनाया गया आपका कपड़ा था, सामान था, उसकी गुणवत्ता को और उसके रेट को हम टक्कर नहीं दे सकते थे। इसलिए जो भारतीय उत्पादन के कुछ उद्योग थे वो भी क्या करना पड़ा? अंग्रेजों के हाथों को बेचना पड़ा। और हमारा खाद्यान्न क्या हो गया? निर्यात, यानी कि जो हमने उत्पादन किया उसको वो बाहर भेज देते थे। और जब हमें खाद्यान्न की आवश्यकता होती थी तो मिलता था तो बहुत महंगा, और बहुत ऐसे लोग थे जो उस महंगे खाद्यान्न को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसको नहीं खरीद सकते थे। और इसी कारण आप देखेंगे कि क्या लिखा है कि कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए। आप सोच के देखिए कि आपके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है, आपका चल सकता है, लेकिन कहीं कुछ पैदा ही नहीं हुआ, उसकी वजह से लोग मर गए, खाने को नहीं मिला, लोग भूख से मर गए। ये कैसी विडंबना थी उस समय। कह रहे हैं कि 1857 और 58 के स्थानीय नेताओं को हटाने, किसानों को भारी कर थोपने और अन्य आक्रोश ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का रूप लिया। और इसी को बोलते हैं बच्चों 1857 की क्रांति। जब आप पढ़ेंगे 1857 क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश में अपनाई गई आर्थिक नीति से भारतीय लोगों का शोषण हुआ। उसी शोषण ने भारतीयों को अकाल और भूखमरी से मरने के लिए मजबूर कर दिया। और जो सिपाही अंग्रेजी सेना में काम कर रहे थे, इस शोषण परक नीति को वो आपका नहीं देख पाए और उन्होंने क्या कर दिया? आपका विद्रोह कर दिया। इसीलिए जब भी आप 1857 की आप क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे, कुछ आपको तत्कालिक कारण भी मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे, बहुत सारे ऐसे कारक थे जिन्होंने 1857 क्रांति को आपका बढ़ावा दिया, और उनमें से कुछ फैक्टर्स ये थे। देखिए, हमारे यहाँ एक नियम है, भारतीय जब तक किसी को कुछ नहीं कहते जब तक उनका पैसा ना चला जाए। आप उनका पॉलिटिकल छीन लीजिए, उनका सोशल छीन लीजिए, रिलीजियस में भी एक बार को आपका बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन अगर उनका पैसा गया तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ जब उनका सब लुट गया, उसके बाद उन्होंने आंदोलन आपका प्रारंभ किया। 1857 जैसा एक आपका रेवोल्यूशन हुआ।
देखिए, आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार है। आप बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100% सही है कि आज भी गांव के अंदर अगर आप लोग जाकर देखोगे तो गांव में जितने भी लोग हैं उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि। वो अपनी खेती में कुछ आपका बीज बोते हैं, कुछ फसल पैदा करते हैं, कुछ फसल को अपने लिए रखते हैं, शेष को बेच देते हैं। क्लियर है? उसी से बेच के कुछ अपनी आपके इनकम इकट्ठा करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जितनी भी अपनी आवश्यकता की चीजें हैं उनको एग्रीकल्चर के बेस पर ही, उत्पादन के आधार पर भी क्या करते हैं, उनको अपना पर्याप्त करते हैं। ये चीजें कहाँ है? गांव में। आप कह रहे हैं जो आपकी परिसंपत्तियां हैं, जो उनके पास बची हुई पूंजी एसेट है, भू स्वामित्व को ही भौतिक संपन्नता का प्रमुख निर्धारक माना गया है। अब देखिए, भौतिक मतलब आपकी जो जमीन है वो आपको दिखाई देगी। भौतिक संपदा है कि अगर आपके पास जमीन है तो आपके स्वामित्व का आधार तय हो जाएगा। और कहा जाता है कि जिसके पास जमीन है वह जीवन स्तर सुधारने में समर्थक है, सार्थक है। आप देखिए, अगर आपके पास जमीन होगी तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ऐसी गांव में परिपाटी है कि आपके पास बोलते हैं ना कि मैं क्या करूं, तो एक कहावत है, अपनी खेती करिए, मेहनत करो, खेती में फसल उगाओ। ठीक, अगर हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य से देखें, खास करके अपने राज्य के हिसाब से, तो बच्चों हमारे यहाँ जैविक कृषि का एक बहुत बड़ा बाजार और बहुत बड़ी आपकी अपार संभावना हमारे पास है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि पुनर्वितरण का आपके प्रयास करे हैं। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि अब आप गांव में देखे होंगे, मुझे नहीं पता कि पहाड़ में क्या सिस्टम है, जो हमारे यहाँ जो सिस्टम बना है पर्वतीय, लेकिन मैं जानता हूं कि जो आपकी भू व्यवस्था शुरू हुई थी, जैसे आपकी जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इस महलवाड़ी व्यवस्था जो आपकी व्यवस्था थी सारी रैयतवाड़ी वगैरह ने, इसने एक अमीर और गरीब की जो खाई थी वो आपकी तैयार कर दी थी। जैसे अब पूरे 10 गांव की जमीन एक ही व्यक्ति के पास होती थी, बाकी अगर किसी के पास थी तो मुश्किल से बहुत 1 बीघा, 2 बीघे, 3 बीघे, लेकिन जमींदार के पास कई कई हजार बीघे जमीन हुआ करती थी। तो आजादी के बाद सरकार ने प्रयास किया कि जितनी जमीन है उसको इक्वली आपका डिवाइड कर दिया जाए और उसको बराबर बांट दिया जाए। इसीलिए एक आंदोलन होता है बच्चों, आप शायद आपके हिंदी में भी पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। विनोबा भावे करते हैं भूदान कि भूदान आंदोलन क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, जिसके पास अधिक भूमि थी उसे भूमि को लेकर उसे भूमिहीन के बीच में बांटना था। देखिए, वही बात थी कि जिनके पास ज्यादा भूमि है वो अपनी भूमि को, जिनके पास भूमि नहीं है उनके पास वो अपनी भूमि को क्या कर दें? बांट दें। जो अपनी ही भूमि पर मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं किंतु प्रयासों को सीमित आपकी सफलता मिली है। आप कह रहे हैं कुछ तो क्या कर रहे हैं, अपनी भूमि पर ही काम कर रहे हैं और उसी काम में उनको बहुत जो सीमित है वो आपकी सफलता मिली है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वो बहुत छोटे थे, उनके पास भूमि की उपज बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था। अब देखिए, जब आपके पास छोटे खेत होंगे और जो आपकी भूमि की उपज है उसको बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए और योग्यता चाहिए। पैसा मतलब आपको बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको यंत्र खरीदने के लिए, कुछ खाद बीज के लिए, उर्वरक के लिए पैसा चाहिए, और योग्यता मतलब आप जानते हो किस प्रकार से कैसे कृषि होगी। और जोत का आकार व्यवहारिक रूप से बहुत छोटा था। अब किसी के पास कुछ था भी तो उसके बाद जोत का आकार मतलब उसकी जमीन जो थी जिसमें वो कृषि कर पाए वो बहुत छोटी थी। अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पुनर्वितरण की नीति को लागू करने में असफल रहे। यानी कि एक कमी दिखाई देती है, भारतीय जो आपके राज्य थे भूमि को पुनर्वितरित करने, यानी कि जो नियम बनाया गया था कि जिनके पास भूमि नहीं है और जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है वो उनको बांट देंगे, तो इसमें भारत के जो राज्य थे वो अच्छा काम नहीं कर पाए। ग्रामीण भारत में सबसे बसे निर्धन अधिकांशतः बहुत छोटे किसान ही थे। कह रहे सबसे ज्यादा कौन गरीब थे? जो आपके क्या थे? बहुत छोटे आपके किसान थे। उनकी भूमि आमतौर पर कम उपज और वर्षा पर निर्भर थी। अब देखिए, आज के समय में भी भारत का कम से कम 45% कृषि ऐसी है जो किसके ऊपर डिपेंड है?
वर्षा के ऊपर डिपेंड है। आप ये सोच के देखिए। ठीक, तो छोटे किसान के पास सिंचाई की सुविधा कहां से पर्याप्त होगी, जब आज भी 45% भारत की कृषि किस पर डिपेंड करती है, मानसून पर डिपेंड करती है। तो उस समय मुझे बताइए, जो आपके इरिगेशन फैसिलिटी होगी वो क्या कितनी अच्छी होगी। पहले रहट कुएं के माध्यम से आपका सिंचाई होती थी। क्लियर है। आज तो भले ही आपके पंप सेट हैं, आपके नल कुएं हैं, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे पास आपको उपलब्ध हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। उनकी आजीविका आपका निर्वाह फसल पर और कभी कभी पशुधन पर निर्भर होती थी। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और रोजगार के वैकल्पिक स्रोत के अभाव में कृषि के प्रति भूमि की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही थी। और इससे क्या हो रहा है कि जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसी में क्या हो रहा था, जो भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी वो आपकी घट रही थी। क्लियर है। जिससे जोत का विखंडन, मतलब आपके पार्ट टूट रहे थे। विखंडन का मतलब होता है टूटना, टूट रहे थे। इन छोटी छोटी जोत से प्राप्त आय से परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। अब जोत छोटी थी, उपज भी कम थी, और उपज कम थी तो परिवार की जो मूलभूत चीजें हैं वो पूरी नहीं हो रही थी। अब आपने सुना होगा कि कृषि और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में आज भी सबसे बड़ी विडंबना अगर कहीं दिखाई देती है तो कृषि क्षेत्र में किसानों। देखिए, सोच के देखिए, कोई व्यक्ति पैसे ना चुका पाए और इसलिए वो मर जाए, अपनी आत्महत्या कर ले, इससे बड़ी विडंबना और आपकी शर्म की क्या बात है। हमारे देश में आज भी ये चीज बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो सारे फैक्टर पढ़ रहे हैं, जोत का आकार बाप का छोटा होना, ऋण ना चुका पाना, पर्याप्तता ना होना, लगातार जो है अकाल सूखा पड़ जाना, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, तो जितना हम लोग अभी आपका पढ़ के आए हैं, इस सबको आप अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट 2-4 चीजें आपका बता देंगे तो ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि उनकी फसलें सूखी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट हो जाने के कारण वो ऋण को उस साल नहीं चुका पाते, ब्याज दर बढ़ता रहता है और उन्हें आखिरकार मजबूरन ऐसा कदम उठाते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ठीक, आइए एक बार थोड़ा सा एक इमेज को देख लीजिए। अभी जितना हमने पढ़ा है इस पैराग्राफ में, जितनी चीजों को देखा है, कोई भी मेरे प्यारे बच्चों कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसा प्रश्न, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे बेहिचक बिना डरे आप मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। बच्चों कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी। अब देखिए, उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार अभी भी निर्धनों के लिए एक सपना है, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का उनको रोजगार मिल जाए। क्वालिटी के अंदर सेंस है जिसमें वो अच्छा काम कर पाए और अच्छा उनको वेतन कुछ मिले, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए आज भी गरीबों के लिए एक सपना बना हुआ है। देखिए, गरीबी क्यों है, ये भी एक अपने आप में प्रश्न इसलिए है क्योंकि अगर व्यक्ति को आय जो है आपका अगर निरंतर मिलती रहे, वर्ष भर काम के आपका मिलता रहे, और जो थोड़ी कुछ जो आपके बीच में जो आकस्मिक आपकी समस्या आती है, जैसे हेल्थ हो जाते में, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो एक गरीब परिवार के लिए या फिर आपका मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 50, 10, 20 हजार रुपये, 1-2 लाख रुपए लगाना बड़ी संकट का काम है। तो ऐसी स्थिति में सरकार थोड़ा सा जो अगर और अच्छे से, जो अभी जो हमारा अपना पूरा सिस्टम बना हुआ है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और इसमें आपका सुधार करे तो मैं मानता हूँ गरीबी में भी कुछ हद तक आपका कमी आएगी। बाकी सरकार आपका गरीबी को दूर करने के लिए बहुत हद तक बहुत सारे प्रयास आपके कर रही है, उन सभी को भी हम लोग देखेंगे क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग इसको देखते हैं। क्या कह रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसरों को इसलिए भागीदार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है। अब देखिए,
दो चीज को, दो ऐसे वर्गों को उन्होंने आपका चिन्हित किया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। एक आपका ट्राइबल एरिया, एक आपका शेड्यूल कास्ट, दो ऐसे हैं। अब कह रहे हैं कि इनके सामने बड़ी दिक्कत आ रही है रोजगार की। क्यों आ रही है? क्योंकि ये रोजगार में भागीदार नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें किसी भी काम करने के लिए प्रॉपर उसका ज्ञान नहीं है और उसका ट्रेनिंग यानी कि स्किल नहीं है, वो उसको जानते नहीं। क्योंकि ये लोग समाज में पिछड़े हैं, जंगल वगैरह में रहे हैं, तो उनको नई नई आपकी तकनीकी चीजों से थोड़ा सा अभाव है। तो अभाव होने की वजह से इनको जैसा रोजगार मिलना चाहिए था गुणवत्तापूर्ण, वो उसका अभाव की वजह से रह जाता है। भारत में अधिकांश शहरी निर्धनता का एक बड़ा वह वर्ग है जिन्हें रोजगार और जीवनोपार्जन की तलाश में शहर में प्रवसन किया गया है। यानी कि गांव से वो शहर की ओर आपका केवल काम की तलाश में ही गए हैं। औद्योगिकरण ने इन सबको काम दे पाने में विफल रहा है। और कह रहे हैं जो औद्योगिकरण हुआ है, जो आपकी फैक्ट्री वगैरह लगी हैं, वो भी क्या इसमें काम देने में आपका विफल रहा है, मतलब सफल नहीं हो पाया। देखिए फैक्ट्री में बहुत सारा काम ऐसा होता है, चाहे आपके पास कोई ज्ञान हो ना हो, आप किसी चीज को विशेष कौशल हो ना हो, लेकिन आप लेबर के रूप में, श्रम शक्ति के रूप में काम कर सकते हैं। तो शहरी निर्धनता हो या तो या बेरोजगार है या अनियमित मजदूर है। अब या तो शहर में काम ही नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं है, और रोजगार मिल रहा है तो आपका कंटिन्यू नहीं है, अनियमित है। आज मिल गया, 4 दिन नहीं मिला, 4 दिन मिल गया, 2 दिन नहीं मिला। इस प्रकार से जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है, ये अनियमित मजदूर समाज में बहुत दयनीय सदस्य हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार सुरक्षा मतलब काम की जिम्मेदारी उनको यानी कि प्रॉपर काम मिलेगा, परिसंपत्ति यानी कि कुछ है ही नहीं, वांछित कौशल कोई किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, काम करने का कोई विशेष अनुभव नहीं, पर्याप्त अवसर हर जगह इनको मौका नहीं मिलता, तथा निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते। तो अब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिनके आधार पर ये क्या कर सकें, अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। कुछ भी इनके पास बचा हुआ नहीं है। यही कारण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आज भी रोजगार के अवसर कम प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आप इनको पढ़ोगे, समझोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते चलोगे, तो मैं नहीं मानता कि आपको समझ नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ऐसा नहीं कि आप उसे नहीं कर पाओगे। देखिए आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है जैसे हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कल आप परीक्षा देते हैं, आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं, आप किसी भी ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी के एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे आपका मुख्य परीक्षा हो, चाहे आपका साक्षात्कार हो जिसको हम लोग कहते हैं इंटरव्यू हो, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। क्योंकि समाज में आज भी ऐसी स्थिति बरकरार है, तो जो व्यक्ति होगा वो आपसे जानने की उम्मीद रखेगा कि आपको पता है ये सब चीजें, समाज में जो बाकी चीजें चल रही हैं, क्या कमियां हैं, कैसे इनको दूर कर सकते हैं, इन सब के विषय में पूछता है। और जब आपको पूछता होगा, अगर आता आपको बच्चों तभी होगा जब आपने कोई चीज एक बार बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया हो, तो फिर कभी क्या होती है, ये ऐसी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आती। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले जो भी पढ़ने का, आप उसको अच्छे से बहुत बढ़िया से आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए, इतना कुछ पूछना हो इसी में आप पूछ सकते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। पूछ लीजिए, किसी का कोई डाउट हो किसी भी स्कूल से, कोई क्वेरी? जी ऐसी लक्की बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगर कोई क्वेरी नहीं है आपकी। देखिए, अतः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के रूप में भी रहता है। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि शहरी और ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने को विवश करते हैं। उससे उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है, और ऋणग्रस्त निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि पूरे जीवन ऋण से घिरा रहना
ये भी एक उनकी निर्धनता का, आपका गरीबी का कारक है। और वो ऋण आखिर में लेते क्यों हैं? क्योंकि वो क्या है, आपका बेरोजगार है, अल्प रोजगार है, और कभी कभी काम ही नहीं मिल रहा। इसकी वजह से उन्हें क्या लेना पड़ता है, अपने खाने के लिए, जीवन जीने के लिए, आजीविका के लिए वो ऋण लेते हैं, और जिसको वो नहीं चुका पाते और ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं और पूरे जीवन उसका ब्याज चुकाने में मर जाते हैं। आगे देखिए क्या है, खाद्य पदार्थों, आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक है। कह रहे जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम तो कम है, लेकिन जो आपके मनोरंजन की है, मौज मस्ती की चीजें हैं, उनके दाम अधिक आपके तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे भी निम्न आय वर्ग में कठिनाई और अभाव बढ़ते जाते हैं। आय और परिसंपत्ति के वितरण की विषमता भी निर्भरता की समस्या को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। कह रहे जो समस्या है, जो चीजें हैं, उनको बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। इन सभी कारकों ने में अब कुल मिलाकर समाज में दो वर्ग में आपका विभाजित कर दिया है। कह रहे कि जितने भी आपने सारे फैक्टर पढ़े हैं, इन फैक्टरों ने समाज को दो वर्ग यानी कि दो भागों में आपका बांट दिया है। कौन से हैं वे? जो उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व है, यानी कि जो लोग आपका चीजों का प्रोडक्शन करते हैं उनके मालिक, और एक कौन और कैसे हैं वो? आपके बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं, यानी कि बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और जिनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है। और एक वो बच्चे हैं जिनके पास केवल अपना श्रम है, मजदूरी करेंगे तो जीवन जिएंगे। भारत में निर्धन और धनी के बीच की खाई निरंतर विस्तृत मतलब फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अमीर और अधिक अमीर हो रहा है और गरीब और अधिक आपका गरीब हो रहा है। इसका ये मतलब है। ठीक, निर्धनता देश के सक्षम एक ऐसी बहुआयामी, यानी कि बहुत सारी डायमेंशन वाली आपकी चैलेंज है, यानी कि एक तो आपका तरफ से नहीं है, बहुत तरफ से क्या है, आपका चैलेंज बनी हुई है। क्या? आपका निर्धनता जो है ये आपका चैलेंज है। ठीक, जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की आवश्यकता है। आप गरीबी को एक योजना समझ के न छोड़ें, ये कहना चाह रहा राइटर कि क्या समझा आपको, युद्ध स्तर पर जिस तरह हम युद्ध आपका लड़ते हैं ना जीतने के लिए, हमें इस तरह से अपना काम करना है इसको जीतने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए इसमें कुछ समस्या है, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो? पूछ लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ जाएंगे इसमें। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाए। यहां तक कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी, किसी कोई प्रश्न, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? चलिए अब देखिए, अभी तक तो हमने अपने चैप्टर के माध्यम से ये पढ़ा कि आखिर में निर्धन निर्धन क्यों है, यानी कि गरीब गरीब क्यों है। अब हमने पूरे कारणों को पढ़ लिया, एक एक चीज को पढ़ लिया, तो अब सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी भी कि हम इसके निर्धनता निवारण की नीति बनाएं और कुछ कार्यक्रम करें। नीति मतलब इस तरह से प्लानिंग करें कि ये चीजें खत्म हो जाए, और कार्यक्रम मतलब ऐसी योजना चलाए जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनको काम मिल जाए, अनियमित मजदूरों को नियमित रूप से मिल जाए, लोगों की कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो और हम उनको रोजगार दिला पाए। तो ये है आपका निर्धनता निवारण के लिए नीति और कार्यक्रम जिसको हमें आपका देखना है। क्लियर है? लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार एक हमको बॉक्स मिला है, इस बॉक्स की में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, और एक थोड़ी सी स्थिति इसमें दी गई है। कपास किसान जो कपास जो आपका उगाते हैं, जो आपका कॉटन है, कपास किसानों की आपदा, थोड़ा सा एक स्टोरी हमको दी गई है, मेरे हिसाब से इसको पढ़ लेना चाहिए। चलिए, कोई ऐसा बच्चा है किसी स्कूल से जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से देख लीजिए, है कोई बच्चा? चलिए,
मैं देखता हूं कि बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, काम पूरा करते रहते हैं, कुछ सुन लिया, मन में आया कुछ सुन लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं कि चलो पढ़ा रहे हैं, हमने सब पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बैठकर एक्टिव मूड में पढ़ते हैं कि चलो सामने कोई अगर हमको पढ़ा रहा है तो कुछ चीजें अच्छी होंगी, हम लोगों को सीख लेना चाहिए। वैसे अपनी पेन कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं, कुछ हाईलाइट करते हैं, कुछ उनको लिखते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग भी अपनी क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे पढ़ाने में और भी अच्छा होगा, और भी उत्साह होगा मेरे लिए। सुनने को सब बैठते रहते हैं, बहुत सारे स्कूल लॉगिन हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको देखिए, अनेक छोटे भूस्वामी, किसान परिवार, बुनकर वैश्वीकरण से जुड़े आहतों के कारण ऋण पास में फंस जाते हैं। यानी कि जो आपके भूस्वामी है, और स्पेशल बात करेंगे ये छोटे किसान हैं। अब बड़े किसान के लिए तो आपका ऋण लेना ना लेना बराबर ही होता है, क्योंकि वो इतना चुकाने में सक्षम होता है। लेकिन जो छोटे परिवार है, और खास कर जो बुनकर हैं, वैश्वीकरण से मतलब जो आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो वैश्वीकरण हुआ है, उसमें जो आपका ऋण है, ऋण चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं। भारत में अपेक्षाकृत आपका प्रगतिशील प्रांतों में आय उपार्जन के अवसर का प्राय अभाव है। यानी कि भारत में आज भी ऐसे इनकम करने के लिए जो जितने अवसर होने चाहिए वो नहीं है, इसका अभाव हम लोगों को आपका दिखाई देता है। यदि परिवार अपनी परिसंपत्ति बेचने, उधार देने या अन्य रोजगार के सहारे आय सर्जन करने में सफल रहे तो कदाचित उनकी समस्या भी अस्थायी सिद्ध हो जाएगी। किंतु यदि किसी के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा हो, कहीं उधार पा सकने की संभावना भी नहीं है, या फिर कोई बहुत ही उच्च दर पर ब्याज देकर ऋण में फांस चुका हो, तो ये परिवार निर्धन रेखा से नीचे की ओर धकेल दे जाते हैं। इसी संकट में गंभीरतम आय किसानों के बड़े स्तर पर आत्महत्याएं हैं। अब कह रहे हैं जो किसान बड़े लेवल पर आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब उनके पास संपत्ति है, कुछ उसको बेच देते हैं, कुछ उधार रख देते हैं, कुछ काम करने के लिए बेचते हैं। मतलब कुल मिलाकर वो अपना परिवार कैसे चलाएं, इसके लिए वो हर प्रयास करते हैं। जब उनको काम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, बहुत उच्च ब्याज दर पर आपका ऋण ले लेते हैं, और वो ही ऋण उनको क्या करता है, निर्धनता रेखा से नीचे धकेल देता है। और जब उसको नहीं चुका पाते तो फिर क्या है, आत्महत्या उनके लिए ऑप्शन बच जाता है। देख लीजिए, ये भारत में आम रूप से सबसे बड़ी समस्या है जो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? वर्ष 2001 में भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में 12,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। अब देखिए कितना बड़ा डाटा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है, जहां वर्ष 2017-18 में 1,25,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, किंतु यहां कपास की पैदावार मात्र 476 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। इस नाते भारत विश्व के कपास उत्पादकों में अग्रणी में तीसरे क्रम पर है। यानी कि भारत विश्व में जो कपास उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, विश्व में तीसरे नंबर पर है। उच्च उत्पादन, लागतें निम्न, आय स्तर, उत्पादकता, विश्व कीमतों पर गिरावट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा अपने कपास उत्पादकों में की जाने वाली सहायता के कारण, सहायता का मतलब होता है आपके सब्सिडी छूट के कारण विश्व उत्पादन में गिरावट, वैश्वीकरण के कारण, घरेलू बाजार में खुलने के कारण आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक और किसानों के क्षेत्र में निराशा और आत्महत्या की व्यवस्था की ओर ले गई है। यह प्रश्न लाभ कमाने, उच्च प्रतिफल का नहीं है, यह तो किसान पर आधारित लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीवित कमाने और उनकी समस्या पनपाने के लिए, इन सब चीजों के लिए आपका बना हुआ है। ठीक, ये हमको देखना है। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों?
तो आज हमने देखा पूरे चैप्टर में कि कैसे गरीबी है, क्यों कारण है, कैसा है, एक एक फेज को हमने देख लिया। क्लियर है? और एक हम आपका किसान की बात कर रहे थे जो आपके कपास खेत के किसान हैं कि हम विश्व में आपका तीसरे नंबर का कपास उत्पादन करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ आत्महत्या जैसी समस्या है। उसकी पूरी जो पीछे की कहानी थी उसको पढ़ा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।